नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशनल ऑनलाइन जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ध्यान से सवाल सुनिए, आंसर सोचिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम 13 मई 2026 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। हाँ, ये एक इंटरैक्टिव क्विज और विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शिका है जो जैसे HPPSC, HPRCA, पुलिस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही कहा। इस परिचर्चा में हम सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देंगे, बल्कि उनके पीछे के तथ्यों को डिकोड भी करेंगे। हम तो चलिए एक शांत और छात्र अनुकूल माहौल में अर्थव्यवस्था के सेक्शन से शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 1, भारत की वैश्विक इस्पात उत्पादन क्षमता वर्तमान में क्या है? विकल्प ए, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक। विकल्प बी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। विकल्प सी, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। या विकल्प डी, विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक। इसका जवाब सोचने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। हाँ, और अगर हम स्रोत के तथ्यों को देखें तो 2018 से भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अच्छा, मतलब काफी समय से ये स्थिति बरकरार है। जी बिल्कुल। और ये लगातार दूसरे स्थान पर रहना वैश्विक इस्पात बाजार में भारत की औद्योगिक मजबूती को सीधे तौर पर दर्शाता है। सही कहा। ये औद्योगिक मजबूती देश के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 2, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्था के साथ समझौता ज्ञापन या एमओयू पर हस्ताक्षर किए? विकल्प ए, विश्व बैंक। विकल्प बी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। या विकल्प डी, फेडरल रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक अहम फैसला है। सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। बिल्कुल। और तथ्य बताते हैं कि ये जो एमओयू है वो ईसीबी की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड के साथ साइन किया गया है। अच्छा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना है। मतलब दोनों केंद्रीय बैंक आपस में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जी एकदम सही। चलिए बैंकिंग नियमों से ही जुड़ा अपना अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, आरबीआई ने हाल ही में केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? विकल्प ए, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। विकल्प बी, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। विकल्प सी, यस बैंक और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। या विकल्प डी, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। ये पेनाल्टी वाली न्यूज़ तो काफी चर्चा में थी। हाँ, तो सही उत्तर है विकल्प सी, यस बैंक और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यस बैंक पर 31.80 लाख रुपए का और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। एक मिनट, यहाँ नियमों की बात तो हो रही है, लेकिन सटीक रूप से ये केवाईसी है क्या? केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। अच्छा। जी, ये बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान और उनके पते के सत्यापन की एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई करना जरूरी है और इसी में चूक हुई होगी। बिल्कुल। और उसी उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। समझ गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। आरबीआई द्वारा शुरू किया गया नया रिपोर्टिंग ढांचा किस वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए, ऑफशोर रुपया लिंक्ड एफएक्स डेरिवेटिव्स। विकल्प बी, कृषि ऋण प्रबंधन। विकल्प सी, डिजिटल रुपया लेन देन। या विकल्प डी, खुदरा बैंकिंग और एनपीए। ये थोड़ा तकनीकी सवाल है। तो सही उत्तर है विकल्प ए, ऑफशोर रुपया लिंक्ड एफएक्स डेरिवेटिव्स। हाँ, और इस नए रिपोर्टिंग ढांचे का मकसद जो विदेशी बाजार है वहां निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ाना है। अच्छा, पर मुझे यहाँ एक डाउट है, ये ऑफशोर डेरिवेटिव्स का असल में अर्थ क्या होता है? देखिए, स्रोत की परिभाषा के अनुसार ऑफशोर डेरिवेटिव्स वे वित्तीय साधन होते हैं जिनका व्यापार देश की सीमाओं के बाहर होता है। ओहो, मतलब ट्रेडिंग बाहर हो रही है लेकिन उसका संबंध हमारे रुपए से है। जी बिल्कुल। और इसी वजह से आरबीआई ने ये नया ढांचा पेश किया है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। क्या बात है। अर्थव्यवस्था के इन भारी भरकम नियमों को समझने के बाद अब राष्ट्रीय मामलों यानी नेशनल अफेयर्स की तरफ मुड़ते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खंड है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5, इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? विकल्प ए, नई दिल्ली। विकल्प बी, मुंबई। विकल्प सी, गांधीनगर। या विकल्प डी, बेंगलुरु।
सोचिए इस बारे में। सही उत्तर है विकल्प सी, गांधीनगर। जी, और तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि इस समिट में मुख्य रूप से विमानन क्षेत्र में वित्त पोषण और पट्टे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। पट्टे की रणनीतियां यानी लीजिंग स्ट्रेटजीज। बिल्कुल। एयरक्राफ्ट को लीज पर लेना और उसकी फाइनेंसिंग करना इस समिट का मुख्य फोकस था। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अब राजनीति से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 6, पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? विकल्प ए ममता बनर्जी, विकल्प बी अभिषेक बनर्जी, विकल्प सी दिलीप घोष या विकल्प डी शुवेंदु अधिकारी। राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव हमेशा परीक्षा के लिए अहम होते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प डी शुवेंदु अधिकारी। जी बिल्कुल, उन्होंने राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है। प्रशासनिक प्रमुख बदलना राज्य के लिए एक बड़ा कदम होता है। एकदम सही कहा। चलिए प्रशासन के बाद अब कानूनी विकास की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से संबंधित किस कानूनी धारा पर ध्यान आकर्षित किया? विकल्प ए धारा 302, विकल्प बी धारा 498 ए, विकल्प सी धारा 420 या विकल्प डी धारा 376। ये धारा अक्सर न्यूज में रहती है। हाँ, तो सही उत्तर है विकल्प बी धारा 498 ए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम कानूनी प्रावधान है जो विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये विशिष्ट धारा, मेरा मतलब है 498 ए, तकनीकी रूप से क्या कहती है? स्रोत की प्रमुख शब्दावली के अनुसार ये आईपीसी की वो धारा है जो महिला के प्रति उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है। अच्छा, मतलब इसमें पति के साथ साथ रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी प्रावधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय है। चलिए अब विज्ञान की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 8, साथी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विकल्प बी ग्रामीण कृषि का आधुनिकीकरण, विकल्प सी वैज्ञानिक अनुसंधान और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना या विकल्प डी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। इस पहल का नाम काफी दिलचस्प है। तो सही उत्तर है विकल्प सी वैज्ञानिक अनुसंधान और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। जी, और स्रोत के तथ्य ये बताते हैं कि ये जो पहल है इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थन प्राप्त है। बहुत बढ़िया, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सीधा सपोर्ट है इसे। बिल्कुल, ताकि हमारे देश का जो वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा है वो और भी मजबूत हो सके। सही बात है। तो राष्ट्रीय मुद्दों और विज्ञान को समझने के बाद अब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच और खेलों की दुनिया की ओर चलते हैं। जी, ये पॉडकास्ट का अंतिम और बहुत ही रोमांचक हिस्सा है। बिल्कुल, देखते हैं प्रश्न संख्या 9, शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम की क्या उपलब्धि रही? विकल्प ए स्वर्ण पदक, विकल्प बी रजत पदक, विकल्प सी कांस्य पदक या विकल्प डी कोई पदक नहीं। ये तो बहुत ही गर्व का पल था। हाँ, सही उत्तर है विकल्प ए स्वर्ण पदक। बिल्कुल, और ये स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के उत्कृष्ट कौशल का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं है। पर यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रिकर्व तीरंदाजी। ये विशेष प्रकार की तीरंदाजी क्या होती है? स्रोत की शब्दावली के अनुसार ये तीरंदाजी का वो प्रकार है जिसमें धनुष के सिरे धनुर्धर से दूर की तरफ झुकते हैं। अच्छा, तो मतलब इसका डिजाइन थोड़ा अलग होता है। जी हाँ, और सबसे खास बात यह है कि यही रिकर्व तीरंदाजी ओलंपिक का मानक भी है। क्या बात है, मतलब ओलंपिक स्टैंडर्ड वाले खेल में स्वर्ण पदक मिला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं, जो एक उभरती हुई प्रतिभा के बारे में है। चलिए। प्रश्न संख्या 10, फास्तिनो ओरो कौन हैं और वे किस देश से संबंधित हैं? विकल्प ए फुटबॉल खिलाड़ी स्पेन, विकल्प बी शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जेंटीना, विकल्प सी टेनिस खिलाड़ी इटली या विकल्प डी शतरंज ग्रैंड मास्टर रूस। थोड़ा सोचिए इस नाम के बारे में। तो सही उत्तर है विकल्प बी शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जेंटीना। दर्शाता है कि अगर टैलेंट हो तो कम उम्र में भी ग्लोबल स्टेज पर नाम कमाया जा सकता है। सही कहा। और दोस्तों, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा पर गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते समय
हमें कितनी विविध जानकारियों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। एक तरफ हम आरबीआई के नए रिपोर्टिंग ढांचे जैसी आर्थिक नीतियों को समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना के एक युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि को। सही कहा आपने। ज्ञान का असली विस्तार यही है कि हम इन सभी अलग अलग विषयों को एक साथ समझ सकें। बिल्कुल। उम्मीद है ये एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।